मेरी बीवी ठीक कर रही है। अब्बा मनहूस है, इसे अब मर जाना चाहिए। मेरी भाभी अब्बा को खाने में जहर मिलाकर खिलाती ताकि अब्बा चंद दिन बाद मर जाए। वो अब्बा पर बहुत जुल्म करती। अब्बा रोज मुझे फोन पर बताते और कहते, बेटी मुझे ओल्ड होम छोड़ आओ। जब भाई ने भी अब्बा को मनहूस कहा तो मैं अब्बा को अपने घर ले आई। कुछ दिन बाद अब्बा का 10 करोड़ का प्राइज बॉन्ड निकला तो भैया और भाभी अब्बा से माफी मांगने आ गए और बोले वापिस अपने घर चलें। अब्बा उनके साथ जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक लिया। तब मेरा दिल फट गया जब अब्बा ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारकर अपनी जेब से मेरी शादी एक गैर खानदान में हुई, जबकि भाई ने अपनी पसंद से आलिया से शादी की थी। हम 2 बहन भाई थे। मेरा नाम अक्सा है। मेरी माँ तो फौत हो चुकी थी। बस अब्बा थे जिन्होंने हमें बड़े लाड प्यार से पाला। शादी के 3 सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर अब्बा ने भाई की ख्वाहिश पर उन्हें काम के लिए सऊदी अरब भेज दिया। भाई का कहना था कि वो वहाँ पर ज्यादा पैसे कमाएंगे। 3 सालों में भाई के 2 बच्चे हो चुके थे और अल्लाह ने मुझे भी 2 बच्चों से नवाजा था। शुरू शुरू में तो मैं हर हफ्ते बाद अब्बा के पास जाती और एक दिन उनके साथ गुजार कर आती। फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों में मसरूफ हो गई। घर के काम भी बढ़ चुके थे। 3-3 महीने गुजर जाते और मैं अब्बा की शक्ल तक न देख पाती, लेकिन फोन पर भाभी से अक्सर बात होती रहती। मैं जब भी फोन करके भाभी से पूछती कि अब्बा कैसे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, तो भाभी मुस्कुराकर जवाब देती, अक्सर तुम फिक्र न करो, अब्बा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, मौज में हैं, बस सारा दिन आराम करते हैं। मेरा दिल चाहता कि मैं अब्बा से 2 घड़ी बात कर लूं। मैं कहती, भाभी जरा अब्बा से तो बात करवा दें, उनकी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। कभी कभार तो भाभी बात करवा देती, लेकिन अक्सर वो कोई न कोई बहाना बना देती। अक्सर अब्बा तो अभी मस्जिद गए हैं, या कभी कहती वो अभी सोए हैं। मैं जगाना नहीं चाहती। मैं सादा लू थी। भाभी की बातों पर यकीन कर लेती और दिल को तसल्ली दे देती कि मेरा भाई तो मुल्क से बाहर है, लेकिन मेरी भाभी मेरे बाप का साया बनकर उनके साथ मौजूद हैं। मुझे गुमान भी नहीं था कि मेरी ये लापरवाही और भाभी पर अंधा एतमाद आने वाले वक्त में क्या क़यामत ढाने वाला है। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था और मैं अपनी घरेलू मसरूफियात के जाल में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी थी। मेरे अपने 2 बच्चे हो चुके थे और उनकी परवरिश स्कूल और घर के कामों ने मुझे मशीन बना दिया था। पहले जो चक्कर हर महीने लगता था, अब उसमें वक्फा तवील से तवील होता जा रहा था। एक दिन मैंने घर के कामकाज निपटाने के बाद सुकून का सांस लिया और सोचा कि आज अब्बा से बात कर ही लूं। मैंने भाई के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से भाभी की चहकती हुई आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी खैरियत से हैं। बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि आप लोगों की तरफ आ सकूं। भाई का कोई फोन आया था, वो कैसे हैं? भाभी ने फौरन जवाब दिया, हाँ कल ही उनका फोन आया था, माशाल्लाह बहुत खुश हैं और कह रहे थे कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो बस हर वक्त अब्बा की फिक्र करते रहते हैं और मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप फिक्र न करें, अब्बा यहाँ बादशाहों की तरह रहते हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई कि शुक्र है अब्बा को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इश्तियाक से कहा, भाभी जरा अब्बा से बात तो करवा दें, दिन बहुत हो गए उनकी आवाज नहीं सुनी। भाभी ने फौरन कहा, अरे अक्सा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो खाना खाकर लेटे हैं। तुम्हें तो पता है बुजुर्गों की नींद कितनी कच्ची होती है। अगर मैंने जगाया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे। मैंने मायूसी से कहा, चले कोई बात नहीं, आप उन्हें मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि अक्सर याद कर रही थी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द चक्कर लगाऊं। इसी तरह कई महीने गुजर गए। कभी कभार अब्बा से बात हो जाती तो वो बहुत मुख्तसर बात करते। उनकी आवाज में वो पहले जैसी कड़क और खुशी महसूस नहीं होती थी, मगर मैं उससे बुढ़ापे का असर समझकर नजरअंदाज कर देती। एक दिन मेरे शोहर ने मुझे उदास देखा तो पूछा, अक्सा क्या बात है, तुम आज बहुत खामोश हो? मैंने ठंडी आह भरी और कहा, कुछ नहीं, बस अब्बा की बहुत याद आ रही है। 6 महीने हो गए हैं मैं उनसे मिलने नहीं जा सकी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे।
मेरे शोहर ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, इतवार को बच्चों को छुट्टी है, हम सब चलेंगे और सारा दिन अब्बा के साथ गुजारेंगे। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एतवार के दिन हम सब तैयार होकर भाई के घर पहुंचे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, भाभी मुस्कुराते हुए इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आओ आओ अक्सा, कितने दिनों बाद रास्ता भूली हो तुम तो बिल्कुल ही ईद का चांद हो गई हो। मैंने मुस्कुराकर भाभी से गले मिलते हुए कहा, बस भाभी, बच्चों के स्कूल और घर की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। अब्बा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं, जाओ मिल लो। भाभी ने इशारा किया। मैं तेज कदमों से अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ी। अब्बा चारपाई पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उन्होंने कांपते हाथों से मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची आ गई। मैं तो समझा था तो अपने बूढ़े बाप को भूल ही गई है। अब्बा की आवाज भर आ गई थी। मैंने उनके हाथ चूमते हुए कहा, नहीं अब्बा, ऐसा कैसे हो सकता है, बस मजबूरी थी। आप बताएं, आपकी सेहत कैसी है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। इससे पहले कि अब्बा कुछ बोलते, आलिया भाभी फौरन कमरे में आई और जूस का ग्लास मेज पर रखते हुए बोली, देख लो अक्सा, मैं तो इनका इतना ख्याल रखती हूँ, हर वक्त खाने पीने का पूछती रहती हूँ, मगर ये खुद ही नहीं खाते, बस जिद करते रहते हैं कि भूख नहीं है। अब तुम ही समझाओ इन्हें। अब्बा ने खामोशी से सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोले, हाँ बेटी, बहू ठीक कह रही है, बस बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है। तुम सुनाओ, तुम खुश तो हो ना? मैंने अब्बा को देखा। वो बज़ाहिर ठीक लग रहे थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, मगर उनकी आंखों में एक पुरानी वीरानी थी जिसे मैं पढ़ ना सके। मैंने समझा शायद भाई की दूरी का गम है या फिर माँ की याद उन्हें सताती है। सारा दिन हम वहीं रहे। भाभी ने हमारी खूब खातिर तवाज़ा की और अब्बा के इर्द गिर्द घूमती रही। जब भी मैं अब्बा से कोई बात करना चाहती, भाभी फौरन बीच में बोल पड़ती और बात का रुख मोड़ देती। शाम को जब हम वापसी के लिए उठने लगे तो अब्बा ने मेरा हाथ जोर से थाम लिया। उनकी गिरफ्त में एक अनजाना खौफ था। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बा? अब्बा कुछ कहना चाहते हैं। भाभी फौरन बोल पड़ी, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे जाने से उदास हो रहे हैं। अब्बा आप परेशान ना हो, अक्सर फिर जल्दी आएगी। मैंने अब्बा के माथे पर बोसा दिया और कहा, अब्बा मैं जल्द आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा और भाभी को तंग मत कीजिएगा। अब्बा ने बेबसी से भाभी की तरफ देखा और खामोश हो गए। मैं मुतमईन होकर अपने घर वापस आ गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस खामोशी के पीछे कैसा तूफान पल रहा है और मेरी ये लापरवाही मेरे बाप के लिए कितनी बड़ी अजियत बनने वाली है। जिंदगी की मसरूफियात का पहिया उसी रफ्तार से चलता रहा और मैं अपने घर के मसाइल और बच्चों की देखभाल में ऐसी उलझी कि वक्त का एहसास ही न रहा। उस आखिरी मुलाकात को गुजरे भी कई महीने बीत चुके थे। वो तसल्ली जो मैं लेकर आई थी अब आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाने लगी थी। शुरू में तो मैंने कोशिश की कि हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके अब्बा की खैरियत ले लूं, मगर भाभी का रवैया और उनकी बातें मुझे खामोश कर देती थी। एक दिन दोपहर के वक्त मैंने काम खत्म करके भाई के घर फोन मिलाया। घंटी बजती रही और काफी देर बाद भाभी ने फोन उठाया। मैंने जल्दी से कहा, अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके और अब्बा कैसे हैं? भाभी की आवाज में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम अक्सा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, इस वक्त कैसे फोन किया, खैरियत तो है ना? मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ भाभी सब खैरियत है, बस अब्बा की बहुत याद आ रही थी, दिल चाह रहा था उनसे दो बातें कर लूं, अगर वो जाग रहे हैं तो जरा बात करवा दें। भाभी ने फौरन जवाब दिया, ओहो अक्सा, तुम भी ना बिल्कुल गलत वक्त पर फोन करती हो। अब्बा तो अभी अभी घर से निकले हैं, उनके किसी पुराने दोस्त की फौतगी हो गई है, वहीं अफसोस के लिए गए हैं। मैंने हैरत से पूछा, अच्छा इतनी गर्मी में वो अकेले गए हैं, किसी को साथ ले जाते? भाभी ने फौरन बात काटी, अरे नहीं, वो जिद कर रहे थे कि मैं खुद चला जाऊंगा, वैसे भी वो मोहल्ले में ही तो गए हैं, अभी आ जाएंगे। मैंने मायूसी से फोन रख दिया। दिल में एक अजीब सी खटक पैदा हुई। अब्बा तो इतनी गर्मी में बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, फिर आजकल वो इतना ज्यादा बाहर क्यों रहने लगे हैं?
कुछ दिन बाद मैंने दोबारा फोन किया तो फिर वही कहानी दोहराई गई। मैंने पूछा, भाभी अब्बा घर पर हैं? भाभी बोली, नहीं अक्सा, वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठने गए हैं। तुम्हें तो पता है बुजुर्गों का घर में दिल नहीं लगता, वो बाहर ही खुश रहते हैं। अब ये रोज का मामूल बन गया था। जब भी मैं फोन करती भाभी कोई न कोई नया बहाना तराश लेती। कभी अब्बा दोस्तों के पास होते, कभी किसी की अयादत करने गए होते और कभी वॉक पर। मैं हैरान थी कि अब्बा जो चलने फिरने से घबराते थे अब इतने फाल कैसे हो गए कि सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मेरी अब्बा से एक बार भी ढंग से बात नहीं हो सकी थी। मेरा दिल हर वक्त उदास रहने लगा। घर के कामों में मेरा जी नहीं लगता था। एक अजीब सी बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो या मेरा दिल मुझे किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। एक शाम मैं खामोश बैठी थी कि मेरे शौहर घर आए। उन्होंने मुझे उदास देखकर पूछा, अक्सर तुम कई दिनों से बहुत चुप चुप हो, क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे अब्बा की बहुत फिक्र हो रही है। 6 महीने हो गए हैं मेरी उनसे बात नहीं हुई। भाभी हर वक्त यही कहती हैं कि वो बाहर गए हैं या मसरूफ हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अब्बा इतना घर से बाहर क्यों रहने लगे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिला वजह वहम कर रही हो सकता है भाई के जाने के बाद वो तन्हाई महसूस करते हो, इसलिए दोस्तों में वक्त गुजारते हो। लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो हम अब्बा से मिलने चलते हैं। मैंने फौरन कहा, हाँ बस बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। जैसे ही छुट्टियां होंगी हम पहली फुर्सत में अब्बा के घर जाएंगे। अब मैं फोन पर बात नहीं करूंगी बल्कि खुद जाकर देखूंगी कि अब्बा किस हाल में हैं। अगले ही हफ्ते बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां हो गईं। मैंने एक दिन की भी ताखीर नहीं की। मेरा दिल मुट्ठी में था और बस एक ही धुन थी कि किसी तरह उड़कर अब्बा के पास पहुंच जाऊं। मैंने बच्चों का सामान बांधा और अपने शोहर से कहा कि कल सुबह ही हम निकलेंगे। मैं बहुत खुश थी और सोच रही थी कि अब्बा मुझे अचानक सामने देखकर कितने हैरान और खुश होंगे। वो बच्चों को देखकर जरूर गले लगाएंगे और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट होगी। मैंने अपने दिल के तमाम वसवसों को झटक दिया और खुद को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है और मेरी गैर मौजूदगी में भाभी यकीनन मेरे बूढ़े बाप का बहुत ख्याल रख रही होंगी। मुझे क्या खबर थी कि मेरा ये सफर मुझे जिंदगी के सबसे भयानक सच से रोशनास करवाने वाला है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था कि हम भाई के घर के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते भर मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था और मैं बच्चों की तरह पुरजोश थी। मैं जहन में तरह तरह के खाके बना रही थी कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा अब्बा मुझे सामने देखकर चौंक जाएंगे और फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगेंगे। मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे नाना नाना करते हुए उनसे लिपट जाएंगे और अब्बा उन्हें प्यार करेंगे और अपनी जेब से टाफियां निकाल कर देंगे जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। इन ख्यालों ने सफर का तवील फासला भी मुख्तसर कर दिया था। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने धड़कते दिल के साथ घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और आलिया भाभी सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुझे देखकर वो खुशी नजर नहीं आई जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी, बल्कि एक लम्हे के लिए उनके माथे पर शिकन नमूदार हुई जिसे उन्होंने फौरन मसनूई मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। भाभी ने खुश्क लहजे में कहा, अरे अक्सा तुम अचानक बगैर बताए आ गई, सब खैरियत तो है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी सब खैरियत है, बस बच्चों को छुट्टियां हुई थी तो सोचा अब्बा से मिल आऊं और आप लोगों को सरप्राइज दूं। हम अंदर दाखिल हुए तो मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। लाउंज खाली पड़ा था। अब्बा की वो मखसूस कुर्सी जिस पर वो अक्सर बैठे अखबार पढ़ रहे होते थे खाली थी। मेरे दिल में एकदम से हौल उठा कि कहीं अब्बा की तबीयत तो ज्यादा खराब नहीं है। मैंने बेचैनी से भाभी से पूछा, भाभी अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे, वो अपने कमरे में हैं क्या या फिर कहीं बाहर गए हैं? भाभी किचन की तरफ जाते हुए लापरवाही से बोली, अरे नहीं वो घर पर नहीं हैं, वो तो हैदराबाद गए हैं। मैं वहीं बुत बनी खड़ी रह गई जैसे किसी ने मेरे सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैंने हैरत और सदमे से पूछा, हैदराबाद इतनी दूर वो किसके साथ गए हैं और कब गए हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। भाभी ने बर्तनों को जोर जोर से खड़काते हुए जवाब दिया,
अरे उनके बचपन के दोस्त हैं, वहाँ रहते हैं। वो बहुत बीमार थे तो अब्बा जिद करने लगे कि मुझे मिलने जाना है। बस परसों ही निकले हैं, अकेले ही गए हैं। बस में बैठकर मेरा दिल बैठ गया। मैं इतनी दूर से सफर करके सिर्फ अब्बा के लिए आई थी और अब्बा घर पर ही मौजूद नहीं थे। मैंने रोनी सूरत बनाकर पूछा, तो अब वो कब तक वापस आएंगे? क्या आज शाम तक आ जाएंगे? भाभी ने कंधे उचकाते हुए कहा, अब ये तो वो ही जाने। कहकर तो गए थे कि कुछ दिन रुकूंगा, शायद हफ्ता लग जाए या इससे भी ज्यादा। अब बूढ़े बंदे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी की सुनते कहाँ हैं। मैं मायूसी की तस्वीर बनी, सोफे पर बैठ गई। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया था। मैं जो सोच रही थी कि एक दो दिन रुककर अब्बा के साथ ढेर सारी बातें करूंगी, अब वो सब नामुमकिन लग रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसी वक्त वापस चली जाऊं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आई थी वो तो पूरा ही नहीं हुआ था। भाभी का रवैया भी बहुत अजीब था। वो मेरे पास आकर बैठने की बजाय घर के कामों में मगन हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आने से उनके मामूलात में खलल पड़ गया हो और वो मेरे वजूद से नाखुश हों। उन्होंने रस्मी तौर पर पानी का भी नहीं पूछा, बस अपने काम निपटाती रहीं और बुड़बड़ाती रहीं कि आज काम बहुत ज्यादा है। मैंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, भाभी क्या अब्बा का कोई फोन आया था? वहाँ पहुंचकर खैरियत तो है ना? भाभी ने झिंझलाकर कहा, हाँ हाँ पहुंच गए होंगे। अब बार बार फोन करके मैं क्या पूछती रहूं? वो बच्चे तो नहीं हैं कि गुम हो जाएंगे। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। उनके लहजे की तलखी मेरे दिल में खंजर की तरह चुभी। ये वही भाभी थी जो पहले हमारी इतनी इज्जत करती थी और आज उनके माथे के बिगड़ते जाविये साफ बता रहे थे कि वो मेरे और मेरे बच्चों के वहाँ रुकने पर बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा, वो भी भाभी का सर्द रवैया महसूस कर रहे थे और खामोश बैठे थे। मैं वहाँ एक दो घंटे मजीद बैठी रही, लेकिन भाभी एक पल के लिए भी सुकून से मेरे पास ना बैठी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था जो मेरा दम घोट रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मजीद यहाँ रुकना बेइज्जत होने के मुतरादिफ है। मैंने उठते हुए अपने शोहर से कहा, सुनिए, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। अब्बा तो हैं ही नहीं और भाभी भी शायद मसरूफ हैं अभी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी और घर से निकलने का इरादा कर ही रही थी कि अचानक घर के पिछले हिस्से से किसी के शदीद खांसने की आवाज आई। मेरे कदम वहीं जम गए। वो आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा जैसे मेरे कान बज रहे हैं या मेरा वहम है। मैंने पलटकर भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी ये खांसने की आवाज कैसी है? ये तो बिल्कुल अब्बा जैसी आवाज है। भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया, मगर उन्होंने फौरन खुद को संभाला और लापरवाही से बोली, तुम्हें वहम हुआ होगा अक्सा, ये पड़ोस में किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज होगी। मैंने बताया तो है अब्बा हैदराबाद गए हैं। अब क्या मैं झूठ बोलूंगी? लेकिन मेरे दिल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो खांसने की आवाज मेरे बाप की ही थी। मैं उसे हजारों आवाजों में भी पहचान सकती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और शक ने सर उठाया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भाभी मुझसे कुछ छुपा रही हैं और मुझे ये जानना ही होगा। मेरे दिल को तसल्ली ना हुई और मैंने भाभी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे वहां से हिलने नहीं दे रही थी। मैंने भाभी की आंखों में देखा और हतमी लहजे में कहा, भाभी ये अब्बा की ही आवाज है। मैं इतनी कच्ची नहीं हूँ कि अपने बाप की आवाज न पहचान सकूं। मुझे यकीन है कि अब्बा घर पर ही मौजूद हैं। भाभी ने गुस्से से मुझे देखा और चीख कर बोली, तुम मेरा दिमाग मत खाओ अक्सा। मैंने कह दिया ना, वो हैदराबाद गए हैं और साथ वाले घर से आवाज आई होगी, या फिर तुम्हें कोई वहम हुआ है? तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो और मेरी तौहीन कर रही हो। मैंने उनकी बातों पर कान धरने की बजाय लाउंज से निकलकर तेजी से कमरों की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने सबसे पहले अब्बा के कमरे का दरवाजा खोला, मगर कमरा खाली था और वहाँ चीजें बिखरी पड़ी थीं। उसके बाद मैंने मेहमानों वाला कमरा और फिर बच्चों का कमरा भी छान मारा, मगर अब्बा कहीं भी मौजूद नहीं थे। भाभी मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मुसलसल बोले जा रही थी, देख लो, अपनी तसल्ली कर लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी भाभी पर शक कर रही हो। मैंने आज तक अब्बा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम आज आकर मुझ पर ऐसे इल्जामात लगा रही हो। मैंने सारा घर छान मारा था, मगर अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद भाभी सच कह रही हैं और मुझे वाकई वहम हुआ है।
मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी और अपने शोहर की तरफ देखा जो खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे चलने का इशारा किया। मैंने हिम्मत हारते हुए कहा, ठीक है भाभी, शायद मुझे गलत फहमी हुई हो, मैं चलती हूँ। भाभी के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और वो तंग होकर बोली, शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आई, अब जाओ और आइंदा बगैर बताए मत आना। मैं अभी मुड़ने ही वाली थी कि मुझे दोबारा उसी सिम से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तकलीफ में करा रहा हो। इस बार मैं रुक गई और गौर किया। आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी। मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने तेजी से सीढ़ियों की तरफ रुख किया। भाभी ने मुझे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा तो उनके होश उड़ गए। वो दौड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और रास्ता रोक लिया। खबरदार अक्सा, जो तुम ऊपर गई, ऊपर कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ कबाड़ पड़ा है और धूप बहुत तेज है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? भाभी की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने सख्ती से पूछा, अगर ऊपर कोई नहीं है तो आप मुझे जाने से क्यों रोक रही हैं? मुझे सिर्फ एक बार देखने दे, मैं देखकर वापस आ जाऊंगी। भाभी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और जोर से खींचा। मैंने कहा ना, ऊपर मत जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। उनका ये रवैया मेरे शक को मजीद पुख्ता कर रहा था। अब्बा की आवाज ऊपर से ही आई थी और भाभी का ये डर बता रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और कहा, भाभी आज मैं ऊपर जाकर ही रहूंगी, चाहे आप जो भी कर लें, मेरे बाप की जिंदगी का सवाल है। मैंने भाभी को धक्का दिया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। भाभी मेरे पीछे चीख रही थी, रुक जाओ अक्सा, मत जाओ, वरना मैं भाई को फोन कर दूंगी कि तुम मेरे घर आकर हंगामा कर रही हो। मगर मैंने उनकी किसी धमकी की परवाह नहीं की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बुरे बुरे वसवसे आ रहे थे। मैं हाँफती हुई छत के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था बल्कि सिर्फ अड़ाया हुआ था। जून की तपती दोपहर थी और छत की जमीन अंगारों की तरह दहक रही थी। गर्म लू के थपेड़े मेरे चेहरे पर लगे। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोला और छत पर कदम रखा। सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा वजूद लरस गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा बूढ़ा बाप, जिसे मैं बादशाह समझती थी, वो उस तपती धूप में बगैर छत के खुले आसमान तले जमीन पर बैठा था। उनके सामने कुत्ते वाला टूटा हुआ प्याला रखा था जिसमें सूखी रोटी के टुकड़े पड़े थे। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली, अब्बा। अब्बा ने मेरी आवाज सुनकर सर उठाया। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था और होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। धूप की शिद्दत से उनकी जिल्द झुलस रही थी। मुझे देखते उनकी वीरान आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके कदमों में गिर गई। मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। ये वो बाप था जिसने हमें फूलों की तरह पाला था और आज वो इस हाल में था। मैंने रोते हुए अब्बा को गले से लगा लिया। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था। मैंने हिचकियों के दरमियान पूछा, अब्बा आप इतनी धूप में क्यों बैठे हैं और ये क्या हालत बना रखी है आपने? अब्बा ने खौफजदा नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ आलिया भाभी खड़ी हाँप रही थी। अब्बा ने लरसती हुई आवाज में कहा, मेरी बच्ची तू आ गई, मुझे लगा तू मुझे भूल गई थी। भाभी ने फौरन बात बनाने की कोशिश की, अब्बा आप झूठ मत बोलिएगा कि मैंने बिठाया है, आप खुद ही तो जिद करके ऊपर आए थे कि मुझे धूप सेकनी है, बताएं ना अक्सा को। अब्बा ने पहली बार भाभी की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोले, नहीं बहू, अब झूठ तुम बोल रही हो, तुमने ही तो मुझे यहाँ बिठाया था। मैं तो कई दिनों से ऐसे इस धूप में जल रहा हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े होते हैं तो मुझ पर छाँव आती है, मगर तुमने तो मुझसे वो छाँव भी छीन ली। अब्बा के ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरसे। मेरा खून खौल उठा। मैंने मुड़कर भाभी को देखा जो अब नजरें चुरा रही थीं। मैंने धाड़ कर पूछा, भाभी आपको शर्म नहीं आई मेरे बूढ़े बाप के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए? ये सूखी रोटी और ये कुत्ते का प्याला, क्या ये सिला दिया है आपने उनकी मोहब्बत का? अगर इनकी जगह आपका अपना सका बाप होता तो क्या तब भी आप यही करती? भाभी ढिठाई से बोली, तो और क्या करती, सारा दिन खांसते रहते हैं, इनके जरासीम मेरे बच्चों को लग जाते तो मैं क्या करती? मैं अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती थी, इसलिए इन्हें अलग बिठाया है।
भाभी का ये बेहिस जवाब सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं एक लम्हा भी अपने बाप को इस जहन्नुम में नहीं छोड़ूंगी। मैंने रोते हुए कांपते हाथों से अब्बा को सहारा देकर उठाया और कहा, चलें अब्बा, आप मुझ पर भारी नहीं हैं। सारी उम्र आपने हमें पाला, अब मैं आपकी खिदमत करूंगी। आज के बाद आपका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अब्बा का कमजोर और लरसता हुआ बाजू अपने कंधे पर रखा और उन्हें धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे लाने लगी। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और जिस्म से तपिश निकल रही थी, मगर मेरी मौजूदगी ने शायद उनमें नई जान डाल दी थी। मेरे शोहर ने आगे बढ़कर दूसरी तरफ से अब्बा को सहारा दिया और हम मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम सहन में पहुंचे ही थे कि अब्बा अचानक रुक गए और मेरा हाथ हटा दिया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटी, मैं तेरे ससुराल नहीं जाऊंगा। बेटियों का घर वालिदैन के लिए जाए पनाह नहीं होता। लोग क्या कहेंगे कि बेटा होते हुए बाप बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। मैंने अब्बा का हाथ मजबूती से थाम लिया और भराई हुई आवाज में कहा, अब्बा, वो मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। यहाँ आपके साथ जो सलूक हो रहा है, उसके बाद मैं आपको एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगी। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। मेरे लिए आपकी जिंदगी और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। और बस हम गेट तक पहुंचे ही थे कि आलिया भाभी, जो अब तक गुमसुम खड़ी थी, अचानक चीख पड़ी, जा ले जा इसे, लेकिन खबरदार, अगर अकरम को कुछ बताया तो, अगर तुमने मेरे शोहर को फोन करके मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो याद रखना, मैं उसके दोनों बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम्हारा भाई इन यतीमों को संभालता फिरेगा और उसका घर बर्बाद हो जाएगा। भाभी की ये घटिया धमकी सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा दिल चाह के पलटकर उन्हें ऐसा जवाब दूं कि उनकी बोलती बंद हो जाए, मगर मैंने अब्बा की हालत देखी और खामोश रही। मैंने अब्बा को गाड़ी में बिठाया। जैसे ही गाड़ी चली, अब्बा ने मेरा हाथ दबाकर कहा, अक्सा, मेरी बात गौर से सुनो, तुम अकरम को कुछ नहीं बताओगी? मैंने हैरत से पूछा, क्यों अब्बा? इस औरत ने आप पर इतना जुल्म किया और आप अब भी उसका लिहाज कर रहे हैं। मैं भाई को सब बताऊंगी ताकि उन्हें पता चले कि वो किस सांप को आस्तीन में पाल रहे हैं। अब्बा ने बेबसी से कहा, नहीं बेटी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अब 2-4 दिन का मेहमान हूँ, पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी है। मेरे पीछे मेरे बेटे का हंसता बसता घर उजड़ जाएगा और उसके बच्चे माँ के होते हुए भी लावारिस हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने रोते हुए पूछा, अब्बा, आपने मेरे घर का रुख क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ क्या हो रहा है? आपने मुझे एक फोन तक नहीं किया। अब्बा की आंखों से आंसू बह निकले और वो कांपती आवाज में बोले, बेटी, तू फोन ही नहीं करती थी, और जब मैं बहू से कहता कि मुझे अक्सर से बात करवा दो तो वो मना कर देती, और जब मैं घर से निकलने की जिद करता तो बहू मुझे चप्पल से मारती थी। ये बात सुनते ही मेरा दिल फटने लगा, मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैंने चीख कर कहा, क्या उसने आपको चप्पल से मारा? अब्बा ने सर झुका लिया और रोते हुए बोले, हाँ, वो कहती थी कि अगर तुमने मुंह खोला या शिकायत की तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। बस इसी डर से मैं चुप रहा। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है। मैंने अपने बाप को सीने से लगाया और कसम खाई कि अब मैं उन्हें कभी दुख नहीं मिलने दूंगी। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अब्बा को नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। उनके जिस्म पर जगह जगह नील पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि भाभी ने उन पर कितना तशद्दुद किया था। मैं अपने आंसू छुपाते हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाती रही और वो खामोश लेटे मुझे तकते रहे। मेरे शोहर ने उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद अफसोस से सर हिलाया और कहा कि इनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। खुराक की कमी और शदीद जहनी दबाव ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया है। इन्हें सिर्फ दवा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तवज्जो और प्यार की जरूरत है। मैंने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अब्बा की दिन रात खिदमत शुरू कर दी। मैं हर वक्त उनके सराहने बैठी रहती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और उनके दबाव ज़दा जहन को सुकून देने की कोशिश करती। अब्बा अक्सर नींद में चौंक जाते और डरकर कहते, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहू।
मैं उन्हें फौरन गले लगा लेती और दिलासा देती कि अब्बा आप महफूज हैं, अपने घर में हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे बाप को अपने बेटे और उसके बच्चों की बहुत परवाह थी। एक दिन मैं उन्हें दवाई दे रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कमजोर आवाज में बोले, अक्सा मेरी एक बात याद रखना, अकरम को कुछ मत बताना, वो परदेश में है, परेशान हो जाएगा और गुस्से में अपना घर बर्बाद कर लेगा। मैंने रोते हुए कहा, अब्बा आप अब भी उस औरत का बचाव कर रहे हैं जिसने आपको जानवरों से भी बदतर हाल में रखा। मेरा दिल चाहता है कि मैं चीख चीख कर दुनिया को बताऊं कि उसने क्या जुल्म किया है। अब्बा ने नफी में सर हिलाया और बोले, नहीं बेटी, अल्लाह देख रहा है, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी में जहर नहीं घोल सकता, उसके बच्चे रुल जाएंगे। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम खामोश रहोगी। मुझे मजबूरन अपने मरते हुए बाप की बात माननी पड़ी। मैं अपने अंदर उबलते हुए लावे को दबाकर मुस्कुराती रहती ताकि अब्बा को सुकून मिले। दिन गुजरते गए मगर अब्बा की सेहत संभलने की बजाय गिरती जा रही थी। शायद वो सदमा और जिल्लत उनके दिल पर बहुत गहरा असर कर गई थी। हैरत की बात यह थी कि भाभी का एक बार भी फोन नहीं आया पूछ लें अब्बा जिंदा हैं या मर गए। ये बेहिसी मुझे और भी ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं सोचती थी कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जिसे अपने किए पर जरा भी निदामत ना हो। आखिरकार अब्बा की बीमारी ने जोर पकड़ लिया और वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर के हो गए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, बेहतरीन दवाएं दी, दुआएं की, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उनकी आंखों की रोशनी मद्धम होने लगी थी और वो अक्सर खला में घूरते रहते। एक रात अब्बा ने मुझे पास बुलाया और बोले, अक्सा मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरा बेटा आए कि अब्बा तुझे बहुत याद करते थे और उसे कभी मत बताना कि मैं किस हाल में यहाँ आया था। बस उससे कहना मैं अपनी तबई मौत मर गया। मैंने उनका हाथ चूमते हुए सिसक कर कहा, अब्बा आप ऐसी बातें न करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। अगली सुबह जब मैं उनके कमरे में नाश्ता लेकर गई तो वो हमेशा की पुरसुकून नींद सो चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे वो तमाम दुनियावी तकलीफ से आजाद हो गए हों। मेरा सहारा मुझसे छीन लिया गया था। मैं धाड़े मारकर रोने लगी, मगर अब वो मेरी पुकार सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के बाद घर में कोहराम मचा हुआ था, मगर मेरे सामने सबसे मुश्किल मरला भाई को इतला देना था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल फोन उठाया और भाई का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी और फिर भाई ने फोन उठा लिया। उनकी आवाज में शदीद घबराहट और परेशानी थी। अक्सर तुम कहाँ हो और अब्बा कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ मगर तुम फोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान रह गई कि भाई को कैसे पता चला कि मैं अब्बा के पास हूँ। मैंने रोते हुए कहा, भाई आप तो सऊदी अरब में थे, आपको कैसे पता चला? भाई की आवाज भराई हुई थी। मैं 2 दिन पहले ही तुम्हें और अब्बा को सरप्राइज देने पाकिस्तान आया था। मैं एयरपोर्ट से सीधा घर पहुंचा ताकि अब्बा और बच्चों से मिल सकूं और उन्हें खुश कर सकूं, मगर वहां जाकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। घर में कोई नहीं था और जब मैंने आलिया को आवाज दी तो वो कोने में सहमी हुई बैठी थी। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, भाई भाभी ठीक तो है ना? उन्होंने आपको बताया नहीं कि अब्बा कहाँ हैं? अकरम भाई की आवाज में लर्जिश आ गई। अक्सा आलिया की हालत बहुत अजीब हो गई है। वो मुझे पहचान भी नहीं रही और ना ही सीधे मुंह बात कर रही है। बस एक ही रट लगाई हुई है कि अब्बा को छत से उतारो, धूप जल रही है। वो कभी दीवारों से टकरे मारती है और कभी मेरे पैरों में गिरकर माफिया मांगती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। जो उन्होंने अब्बा के साथ किया था, कुदरत का इंतकाम शुरू हो चुका था। भाई ने रोते हुए पूछा, वो बार बार कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुत्ते का प्याला रखा था। अक्सा मुझे सच सच बताओ ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि फुफ्फो दादा को अपने साथ ले गई थी। तुम अब्बा को क्यों लेकर गई थी? और आलिया ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? क्या उसने अब्बा के साथ कुछ बुरा किया है जो उसका दिमाग चल गया है? भाई का शक यकीन में बदल रहा था और आलिया का ज़मीर उसे पागल कर रहा था। अब मैं मजीद छुपा नहीं सकती थी
क्योंकि अब्बा की वफात की खबर तो देनी ही थी। मैंने हिम्मत जमा की और सिसकते हुए कहा, भाई मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन पहले आप खुद को एक संभालें। अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ एक लंबी और खौफनाक खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक भाई की एक दिल खराश चीख उभरी, जिसने मेरा कलेजा चीर दिया। भाई की वो दिल खराश चीख सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। फोन की दूसरी तरफ से अब सिर्फ उनके रोने और हिचकियों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खो जाने वाले खिलौने के लिए बिलक रहा हो। मेरा अपना ज़ब्त भी टूट चुका था और मैं भी फोन कान से लगाए ज़ारो कतार हो रही थी। कुछ देर तक हम दोनों में से कोई भी बोलने की हालत में नहीं था। बस एक दूसरे के रोने की आवाजें ही हमारे दरमियान राब्ते का वसीला बनी हुई थी। काफी देर बाद भाई ने रोते हुए टूटी फूटी आवाज में कहा, अक्सा ये तुम क्या कह रही हो? मेरा अब्बा मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं तो उन्हें सरप्राइज देने आया था। मैं तो उनके लिए ढेरों तोहफे लाया था। मैंने सोचा था कि मैं अब्बा के कदमों में बैठकर उनसे माफी मांगूंगा कि मैं इतने अरसे उनसे दूर रहा। अक्सा मैं यतीम हो गया। मेरे सर से बाप का साया उठ गया। मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, भाई हौसला करे, अल्लाह की यही मर्जी थी। अब्बा को हम सबसे इतना ही वक्त मिलना था। आप प्लीज खुद को संभालें और यहाँ आ जाएं, हमें आपकी जरूरत है। भाई एकदम से जज्बाती हो गए और चीख कर बोले, मैं अभी आ रहा हूँ, इसी वक्त आ रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये आलिया को क्या हो गया है? वो पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है? उसका ज़हनी तवाज़ुन क्यों बिगड़ गया है? वो बार बार कह रही है कि अब्बा से कहो वो कुत्ते का प्याला हटा दे। वो कह रही है धूप बहुत तेज है, मेरे पाँव जल रहे हैं। अक्सा मुझे सच बताओ, क्या मेरे बाप के साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या मेरी गैर मौजूदगी में उनको कोई तकलीफ दी गई है? भाई के सवालात मेरे दिल पर नेश्तर की तरह लग रहे थे, लेकिन मुझे अब्बा का वादा याद था कि मैंने भाई का घर खराब नहीं करना। मैंने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, भाई अभी इन बातों का वक्त नहीं है, आप बस यहाँ आ जाएं। 2 बजे अब्बा का जनाजा है, हमें उनकी तदफीन की तैयारी करनी है। लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, बस आपका इंतजार है। आप घर के बड़े हैं, आपके बगैर अब्बा को कंधा कौन देगा? भाई ने फोन पर एक गहरा सांस लिया और भराई हुई आवाज में कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन याद रखना अक्सा, मैं आकर तुमसे सब कुछ पूछूंगा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसका असर आलिया के दिमाग पर हुआ है। वो अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर पागल हुई है। मुझे सब पता चल जाएगा। फोन बंद होते ही मैं अब्बा की मैयत के पास बैठ गई और उनके ठंडे माथे को चूम लिया। मेरा दिल खौफजदा था कि जब भाई यहाँ आएंगे और अब्बा की हालत देखेंगे तो क्या होगा। अब्बा के जिस्म पर तशद्दुद के नीले निशान अब भी नुमायां थे, जो उनके जुल्म की दास्तान सुना रहे थे, और भाई की नजरों से ये निशान छुपाना नामुमकिन था। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर शोर हुआ और भाई रोते हुए अंदर दाखिल हुए। उनकी हालत बहुत खराब थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। वो सीधे अब्बा की चारपाई की तरफ लपके और उनके कदमों में गिर गए। अब्बा उठे। अब्बा मैं आ गया हूँ, आपका अकरम आ गया है। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब्बा मुझे माफ कर दे, मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया था। भाई धाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब्बा के पैरों को अपने सीने से लगा रखा था। कमरे में मौजूद तमाम खवातीन और मर्दों की आंखें अश्कबार हो गईं। मेरा शोहर भाई को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें कंधों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। अकरम भाई खुद को संभाले, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी आपके ऐसे रोने से। मेरे शोहर ने उन्हें दिलासा दिया। भाई ने अब्बा के चेहरे से चादर हटाई और उनके मासूम चेहरे को तकने लगे। अचानक भाई की नजर अब्बा की कलाई और गर्दन पर पड़ी, जहाँ नीले निशान साफ नजर आ रहे थे। भाई की रोती हुई आंखें एकदम फैल गईं और उन्होंने झटके से अब्बा का बाजू थाम लिया। ये निशान कैसे हैं अक्सा? भाई ने एकदम मुझसे सवाल किया। ये चोटें कैसी हैं? ये तो पुरानी चोटों के निशान लग रहे हैं, जैसे किसी ने इन्हें मारा हो। मैं खामोश खड़ी रही, मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। भाई ने अब्बा की कमीज का बटन खोलकर देखा तो सीने पर भी नील पड़े हुए थे। भाई का चेहरा गुस्से और दुख की शिद्दत से तिमतिमाने लगा। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे जोर से झिंझोड़ा। बोलो अक्सा, चुप क्यों हो? ये निशान कैसे हैं? क्या अब्बा गिर गए थे या किसी ने उन पर हाथ उठाया है?
आलिया जो घर में चीख रही है कि मैंने अब्बा को चप्पल से मारा, क्या वो सच कह रही थी? क्या मेरी बीवी ने मेरे बाप को मारा है? मुझे जवाब दो अक्सा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, सच बोलो। आज अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब्बा का बेजान जिस्म सामने पड़ा था और भाई की तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। भाई को हक है कि वो जाने कि उनके बाप के साथ उनकी गैर मौजूदगी में क्या बीती है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं वो वादा तोड़ दूंगी जो मैंने अब्बा से किया था, क्योंकि जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और भाई की आंखों में आंखें डालकर देखी। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें हम दोनों बहन भाइयों पर जमी हुई थी। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, भाई आप सच सुनना चाहते हैं तो सुने, क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। आलिया भाभी पागल नहीं हुई, बल्कि उनका जमीर उन्हें नोच रहा है। भाई ने बेयकीनी से पूछा, क्या मतलब? क्या वाकई उसने अब्बा के साथ ज्यादती की है? मैंने एक लंबी सांस ली और वो तमाम मनाजिर मेरी आंखों के सामने घूम गए। जब मैंने अब्बा को छत पर तपती धूप में पाया था, मैंने अपने दिल को मजबूत किया ताकि भाई को वो सब कुछ बता सकूं जिसने मेरी रूह को घायल कर दिया था। भाई के सवाल पर कमरे में एक होलनाक खामोशी छा गई थी। मेरी जुबान कांप रही थी। मेरे अब्बा का बेजान जिस्म और उन पर लगे जख्म मुझे खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ किया। मैं रो पड़ी और बोली, हाँ भैया, ये सब कुछ हुआ था और अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। 2 बजे जनाजा है, आप आ जाइएगा। भाई एकदम चीख मार कर रो पड़ा और बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उस औरत की वजह से मेरा बाप इस हाल को पहुंचा। भाई उसी वक्त मेरे घर पहुंचे। अब्बा की मैयत को अपने घर ले गए। मैं भी साथ ही गई। भाभी आज भी ऐसी हालत में ही थी। भाई ने भाभी को देखा, लेकिन उसका पागलपन अभी तक नहीं गया। अभी तक इसका जमीर उसके लिए अजाब बना हुआ है। भाई जैसे ही अब्बा की मैयत को लेकर अपने घर सहन में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर सबके दिल दहल गए। आलिया भाभी सहन के बीचों बीच नंगे पांव बैठी थी और उनके सामने वही कुत्ते का प्याला रखा था जिसमें वो मट्टी भरकर खाने की कोशिश कर रही थी। भाई को देखते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर अचानक सहम गई। अकरम तुम आ गए, देखो मैंने अब्बा को नीचे उतार लिया है, अब उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। आलिया भाभी ने बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए कहा और फिर अचानक उनकी नजर अब्बा की मैयत पर पड़ी। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो चीखने लगी, नहीं नहीं, इन्हें छुपाओ, ये मुझे मारेंगे। मैंने इन्हें भूखा रखा था, मैंने इन्हें धूप में बिठाया था। भाई ने नफरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में आलिया की तरफ देखा। उनका हाथ उठा मगर फिर रुक गया। उन्होंने लरजती हुई आवाज में कहा, आलिया तुमने मेरे बूढ़े बाप के साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें मेरा खुदा देगा। मैं तुम पर हाथ उठाकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, मगर आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। उसी शाम अब्बा को सपुर्दे खाक कर दिया गया। भाई कब्र से लिपट कर घंटों रोते रहे कि वो आखिरी वक्त में अपने बाप की खिदमत न कर सके। जनाजे के फौरन बाद भाई ने आलिया के वालिदैन को बुलाया। जब उन्हें सारी हकीकत और आलिया की ज़हनी हालत का पता चला तो वो भी शर्म से पानी पानी हो गए। भाई ने फैसला कुन लहजे में कहा कि मैं ऐसी औरत को अपने बच्चों की मां नहीं बना सकता जो मेरे बाप की मुजरिम है। भाई ने भाभी को तलाक तो नहीं दी, मगर उन्हें उनके वालिदैन के साथ रवाना कर दिया और बच्चे अपने पास रख लिए। आलिया भाभी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर भाई ने एक ना सुनी। उसका वो हाल हुआ जो सिर्फ जालिमों का होता है। वो ठीक नहीं हुई, अपने मेके में है, लेकिन कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। भाई ने दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में वक्फ कर दी। हम अक्सर अब्बा को याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, मगर दूसरी तरफ आलिया भाभी का अंजाम बहुत इबरतनाक है। सुना है कि वो एक कमरे में बंद अकेली रहती हैं, न बच्चे हैं, न शोहर है, न इज्जत, कुछ भी उनके पास नहीं है। उसके अपने घर वाले उसके शोर शराबे से तंग आकर उसे जंजीरों से बांध कर रखते हैं। वो अक्सर रातों को चीखती है कि मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे छत से उतारो। उसकी ये हालत देखकर लोग कानों को हाथ लगाते हैं। वैसे मरना आसान होता है, मगर जीते जी ज़मीर के हाथों मरना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जो वालिदैन को जलील करे, अल्लाह उसे दुनिया में ही इबरत बना देता है, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग जान सकें कि मकाफ़ात अमल अटल है।